हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 24 जो कि आपको ये अंतिम प्रैक्टिस सेट संख्या है। देखिएगा, टोटल आपको 24 प्रैक्टिस सेट इस पर दिया गया था। आज हम लोग 24 ही देखने वाले हैं। ये आपको देखिएगा वॉल्यूम 1 था दोस्तों। ये आपको आज सीरीज जो है कि समाप्त हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 था दोस्तों। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 भी देखेंगे। कितना देखेंगे? वॉल्यूम 2 भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्त लोग को भी लाभ प्राप्त हो सके इस चीज़ का। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न को जाने से पहले करोड़ के जो भी चैनल को विजिट करके अगर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आप लोग और लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और एक देखिएगा, रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, जितने क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, रिवीजन करने से ये होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। तो रिवीजन ज़रूर किया कीजिए आप लोग। सब पूरा सेट देखिए। आपको कहीं पर बैठे हों, लेटे हों या ट्रैवल भी कर रहे हों तो आप लोग ईयरफोन लगाएं और इसका आपको प्रैक्टिस करते रहे। रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। इसमें अच्छे खासे आपको वैकेंसी में सीट भी है दोस्तों, तो एक सीट जरूर प्राप्त करें आप लोग। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का जो अंतिम सेट है, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 भी देखेंगे दोस्तों। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का आज का अंतिम सेट है। 24 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है। तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? देखिएगा, एक नंबर सवाल कहता है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो प्रखंड विकास अधिकारी, पंचायत सेवक, जिला विकास पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक का आपको सही उत्तर आपको बी हो जाएगा, पंचायत सेवक। कौन होते हैं? पंचायत सेवक होते हैं ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी। तो दोस्तों, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको ग्राम पंचायत जो होता है, ये ग्राम पंचायत जो होता है ये आपको कब घोषित किया जाता है, कितनी आबादी वाला? तो 7,000। याद कीजिएगा कि जिस गांव या निकटस्थ गांव के समूह या उसका कोई भी जो भाग होता है ना, वो आपको वहां की जनसंख्या आपको 7,000 जब होती है या इसके निकट होती है तो उससे ही आपको ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है। ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, ये पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में आपको विषय है दोस्तों 29 विषय में 29 विषय प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1992 में हुआ था। कब? 1992 में हुआ था आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में हुआ था 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय टोटल प्रदान किए गए हैं। और आपको जो 74वां संविधान संशोधन के तहत आपको 1992 में आपको जो 12वीं अनुसूची में जो प्रदान किया गया था वो आपको नगर पालिका से संबंधित है और उसमें टोटल 18 विषय का प्रावधान है, 18 विषय दिया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नंबर की, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? देखिए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो 3 का बी होता है दोस्तों, हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? देखिएगा, ब्रिक्स इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 का दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य है, ब्राजील भी है और अपना भारत भी है। श्रीलंका नहीं है दोस्तों। ठीक है, श्रीलंका नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर की, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? देखिएगा, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए, फेडरेशन कप जो है कि आपको हॉकी से भी है, फुटबॉल में भी होता है और बास्केटबॉल से भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, आपको सभी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में बैठक किया गया। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर की, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, तो कनाडा, चीन, यूएसए, रूस। तो आपको 7 का आपको ऑब्वियसली आपको दोस्तों रूस हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ देगा तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों पहले चीन था, लेकिन अब भारत आ गया है आगे। ठीक है, भारत। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर के, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम से संबंधित है? तो 8 का आपको सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। देखिएगा सितार के साथ है संबंधित, इसमें से नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। इनमें यानी कि 3 संबंधित होंगे, 1 नहीं होंगे। तो 9 का आपको इसमें देखिए सी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सितार से संबंधित नहीं है, लेकिन अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं तो कौन। तो 10 का आपको देखिए सी हो जाएगा, पर्थ और सिडनी। ठीक है, पर्थ और सिडनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 11 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं। देखिएगा कायांतरित शैल इनमें से कौन है, नीस और मैफिफ, नीस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिफ या सिस्ट और चाक। तो 11 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, नीस और सिस्ट जो है ना ये आपको कायांतरित शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो 12 का आपको बी हो जाएगा आपको दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर नदी पर हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है, यानी कि फेमस है। ठीक है ना, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कोसी। ठीक है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस नदी को, बिहार का शोक। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यही आपको अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है सबसे ज़्यादा, कोसी। बहुत ज़्यादा मार्ग बदलती है ये नदियाँ। ठीक है, नदी ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है तो क्या क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। तो 14 का आपको सी हो जाएगा, अम्लीय होता है। ठीक है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। देखिएगा सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है किसे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं तो विंध्य पहाड़ियाँ। तो आपको आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी हो जाएगा आपको ये पश्चिमी घाट। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर के, भारतीय नागरिकों और विदेशों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है। तो 16 का आपको देखिए डी हो जाएगा, विधिक अधिकार। ठीक है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है, तो विधिक अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 17 नंबर की, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो 17 का आपको ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है कि न्यायाधीश जो है कि किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो 19 का बी हो जाएगा आपको 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 20 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस कंडीशन में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। तो 20 का आपको देखिए ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना देश में, उस समय आपको मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आबादी, प्रशासन, प्रभुसत्ता या क्षेत्र। तो 21 का आपको देखिए बी हो जाएगा, प्रशासन जो है ये आपको अनिवार्य तत्व नहीं है राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया। लुमिनस कंपनी जो है आपको, जिसका सचिन तेंदुलकर ये प्रचार करते हैं, ठीक है ना, वो भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया। तो 22 का आपको बी हो जाएगा, उत्तराखंड में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है। तो 23 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, 23 का अनुच्छेद 14 हो जाएगा, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 में है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो 24 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन करता है महान्यायवादी की नियुक्ति, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है जो 25 नंबर की, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो 25 का आपको बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, वह सुल्तान कौन था जिसे खलीफा के अधिकार
को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था जो खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 26 का ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल जो था आपको अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1315, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 27 नंबर की, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। देखिएगा भारत में लौह युग जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा है? तो 27 का ए हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? 28 का डी हो जाएगा आपको कृष्ण प्रथम ने किया था। ये राजपूत वंश से संबंधित थे। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने किया था, राजपूत वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो 29 का आपको ये हो जाएगा, देखिए बीज, उर्वरता और सिंचाई क्रांति। ठीक ना, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरता और सिंचाई क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, नाम याद रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और कब आया था ये पहली बार भारत में हरित क्रांति? 1967-68 में। कब आया था? 1967-68 में, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर के, हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिएगा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो 30 का डी हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू। मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 31 नंबर की, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन हैं? देखिएगा नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, ध्यान रखेंगे। तो 31 का आपको ए हो जाएगा एम.एम. कीरवानी। कौन है? एम.एम. कीरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 32 नंबर की, जब कोई न्यायपालिका आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? ध्यान देंगे, क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूं कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यानी उसका जो कर्तव्य है, काम है, करने के लिए निर्देश देता है, और यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, यानी कि हानि पहुंचती है, तो निम्नलिखित में से इसे कौन सी याचिका कहते हैं? तो 32 का आपको देखिए सी हो जाएगा, परमादेश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर की, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? देखिएगा जिला न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो 33 का आपको बी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, जिला न्यायाधीश जो होता है जिला का, वो आपको उसको संबंधित उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही नियुक्त करता है। 34 नंबर प्रश्न है, रिचर्ड डॉक्सिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? रिचर्ड डॉक्सिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय। 34 का आपको डी हो जाएगा, आपको जावेद अख्तर। कौन बने हैं? जावेद अख्तर, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन था। देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का जो प्रयोजन था तो क्या था? 35 का देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच नहीं, ये नहीं था आपको, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना, यही आपका सही हो जाएगा साइमन कमीशन का। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर की, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता के राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? देखिएगा भारत के पक्ष में, तो 36 का आपको देखिए डी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ठीक है ना, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो कौन से, कहाँ से आपको रवाना हुए थे? 37 का ये हो जाएगा बीकानेर से। ठीक है, बीकानेर से रवाना हुए थे। और इनके आपको सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ ये भी पूछता है आपको एग्जाम में कि ये किस रॉकेट से, किस अंतरिक्ष यान से गए थे। ठीक है, तो ये इसका याद रखिएगा, नाम आपको सोयूज T11। ठीक ना, T11 NCERT और SCERT के अनुसार वह है T11। वैसे आपको लूसेंट में आपको सोयूज T2 दिया है। ठीक है, तो T2 पे माइंड में रखिएगा, लेकिन सोयूज T11 याद रखिएगा, NCERT बेस्ड पे है, आधारित है ये। ठीक है, तो इससे गए थे, कब गए थे? 3 अप्रैल 1900
3 अप्रैल 1984 को गए थे ये, ठीक है। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारत के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बैकानूर से गए थे सोयूज T11 से 3 अप्रैल 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर के, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। देखिए आपको करंट अफेयर है, तो 38 का आपको देखिए बी हो जाएगा इसमें, गैस मूल्य निर्धारण। क्या हो जाएगा आंसर आपका? गैस मूल्य निर्धारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 39 नंबर की, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई है? किस एक राज्य की सीमा जो है ना झारखंड से लगी हुई है? तो 39 का दोस्तों बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपको? मध्य प्रदेश। 39 का 39 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से लगी हुई है झारखंड की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 240 नंबर की, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है आपको यानी कि मिलन कहाँ पर होता है? तो 40 का सी हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। कहाँ होता है? ये विष्णु प्रयाग में होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? जब आपको सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद कौन सी दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने? 41 का बी हो जाएगा आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में। कब? 1939 में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म कब हुआ था आपको? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 इनका जन्मदिन भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको 42 नंबर की, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? COP28 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो 42 का बी हो जाएगा आपको, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ठीक है ना, UAE संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 नंबर के, निकासी सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए काफ़ी दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ये है, ठीक ना। ये एक थ्योरी है, ये घन निकास का सिद्धांत जो बोला जाता है, या निकासी सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी का शिल्पी, और पॉवर्टी एंड, ये बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा था, ये आपको दादा भाई नौरोजी का है। किसका है? 43 का ये हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी का ये लिखा हुआ है। 44 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? देखिए किस एक के साथ शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, नमक सत्याग्रह, ठीक है। नमक सत्याग्रह जो हुआ था, नमक सत्याग्रह जो है आपको कब से कब तक चला था? कि आपको 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे डेट, ठीक है। छोटा डेट याद रखेंगे, इसलिए छोटा डेट भी पूछता है इसका। 1930 12 मार्च से चले थे और 5 अप्रैल को पहुंचे थे आपको 78 अनुयायियों के साथ। कितने? गांधी जी ने कितने? 78 अनुयायियों के साथ पहुंचे थे। और उसके तत्पश्चात एक दिन के बाद ही 6 अप्रैल 1930 को आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, नमक कानून को तोड़ करके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर की, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध थे? किस एक से संबद्ध थे? तो 45 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी दल। क्या हो जाएगा? कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है संस्थागत श्रेणी में 46 का सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों का आपको ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, आपको ए और बी दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 47 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है निम्न में से, तो 47 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। कौन है सबसे बड़ा? दिल्ली है, 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर के, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? देखिएगा डिएगो गार्सिया द्वीप जो है आपको, ये किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो 48 का आपको डी हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप जो है आपको हिंद महासागर में, वहाँ पर किस देश का एक सैन्य अड्डा है?
अमेरिका का है, संयुक्त अमेरिका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर की मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिएगा मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो 49 का सी हो जाएगा गिरिब्रज या राजगिरी ही, ठीक है, गिरिब्रज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 50 का दोस्तों सी हो जाएगा गया में हुआ था, ठीक है। ये दूसरा अधिवेशन था जो कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपने बिहार में दूसरा अधिवेशन था जो आपको हुआ था कब, 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ध्यान रखेंगे किया था। और इससे पहले बिहार में अपना पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में पहला अधिवेशन आपको पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तीसरा देखिए रामगढ़ में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। 3 अधिवेशन हुआ है अपने बिहार में, कितने को टोटल अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 3 अधिवेशन हुए हैं, ध्यान रखेंगे, पटना, गया, फिर रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर की, वायु की क्षैतिज गति से होने वाला उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। देखिएगा वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, तो 51 का दोस्तों ये हो जाएगा अभिवहन। क्या कहते हैं उसे, अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, ठीक है ना। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो 52 का ए हो जाएगा दोस्तों हीलियम। कौन सी ऊर्जा होती है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 53 नंबर की, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, लगभग कितना होता है, प्लाज्मा का प्रतिशत है। तो 53 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों 55%, 60% भी देता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन 55% आपको ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, मलेरिया, एड्स, गलसुआ जिसको मम्स कहते हैं, या यक्ष्मा यानी कि तपेदिक है। तो 54 का आपको देखिए डी हो जाएगा। यक्ष्मा जो होता है ना, टी यानी तपेदिक यानी कि उसको टीबी कहते हैं, वो आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अदरवाइज आपको एड्स हो जाएगा, गलसुआ यानी कि मम्स हो जाएगा, ये दोनों आपको वायरस से होने वाला है। मलेरिया आपको प्रोटोजोआ से होने वाला है, ठीक है, किससे है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, काला जार ज्वर का संचरण होता है, काला जार ज्वर का संचरण होता है। तो 55 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, सिकता मक्खी के काटने से। इसी को बालू मक्खी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसी को बालू मक्खी भी कहते हैं। सिकता मक्खी या बालू मक्खी के काटने से काला जार ज्वर संचरण होता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे दोस्तों कि सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है, सोने की बीमारी, जो सोने की बीमारी जो होता है ना, खूब नींद आएगा इसमें, ठीक है ना, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। 56 नंबर प्रश्न है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों, क्योंकि आपको 56 का देखिए सी हो जाएगा कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत भी होती है, इसलिए आपको डीजल इंजन तेल का अधिक पसंद किया जाता है भारी मोटर वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर की, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा। तो अब इसलिए आपको जब लोहे में जब जंग लगेगा तो 57 का एक हो जाएगा कि वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। जब लोहे में जो जंग लग जाता है तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाता है, फेरिसोफेरिक एसिड, ठीक है, फेरिसोफेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। तो 58 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, पलायन वेग, ठीक ना, पलायन वेग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि जब देखिए किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे पलायन वेग कहते हैं। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी के पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं आपको चंद्रमा का पूछ देगा तो चंद्रमा का कितना होता है ये भी ध्यान रखेंगे, चंद्रमा का होता है 2.37 या 38 ही कर लीजिए किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं आपको सूर्य का पूछ देगा तो सूर्य का भी याद कर लीजिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना, 42 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का मान होता है, ये तीनों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 59 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, यानी कि जो फलों को पकाते हैं ना हम लोग, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 59 का ए हो जाएगा, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि एसिटिलीन जो आपको ये गैस है इसको हार्मोन के रूप में किसने
1962 में आपको ये क्या था, तो बर्ग, किसने, बर्ग ने इसको, एसिटिलीन को बर्ग ने आपको 1962 में आपको हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर की, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो 60 का आपको देखिए डी हो जाएगा आंसर, सोनिक बूम। क्या कहलाती है? सोनिक बूम। इसको क्या कहते हैं? सोनिक बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो 61 का आपको देखिए बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपको वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो 62 का आपको ये हो जाएगा समलक्षणी। समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप इसको कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि आपको ऊंचाई को देखना है या आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो समलक्षणी के नाम से जाना जाता है, इसको फेनोटाइप कहते हैं इंग्लिश में। 62 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं? तो 63 का आपको देखिए सी हो जाएगा, धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें क्या किया जा सकता है? तो 64 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर की, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो 65 का आपको बी हो जाएगा, टाइलिन। कौन सी एंजाइम? टाइलिन एंजाइम प्राप्त निकलती है लार ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता में मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? यानी कि कौन सी निम्नलिखित विटामिन में से किसकी जो हीनता है, आपको डेफिशिएंसी यानी कि मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो 66 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखेंगे। ए का होता है रेटिनॉल, सी का आपको हो जाएगा आपको एस्कॉर्बिक एसिड, बी का हो जाएगा आपको पेंटोथेनिक अम्ल। ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो 67 का डी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, WBC जिसको कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? गोबर गैस यानी कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? तो आपको 68 का आपको डी हो जाएगा, मीथेन, यानी कि इसका सूत्र होता है CH4। इसको याद रखेंगे, CH4 मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो 69 का ए हो जाएगा, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक ना, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, यही होता है जो इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, इसको याद रखेंगे, NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 70 नंबर की, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? यानी कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता पूछ रहा है कि किस में इसमें सबसे ज़्यादा होगा? तो शिशु, लगभग 10 वर्ष के बच्चे, पुरुष यानी कि वयस्क पुरुष, यानी कि या तो फिर महिला। तो 70 का आपको देखिए सी हो जाएगा, पुरुष यानी कि वयस्क पुरुष। जो आपको एक वयस्क, एक जवान पुरुष जो होता है आपको, उसमें आपको हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? 2 विटामिन होती है जो कि जल में घुलनशील होती है। तो 71 का देखिए बी हो जाएगा, 71 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 71 का देखिए बी हो जाएगा सी। इसके साथ एक और क्या होता है? बी होता है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं आपको वसा में पूछ देगा दोस्तों, वसा में, तो वसा का देखिए डेका याद कर लीजिए, DEKA। ठीक ना, DEKA ये जो होता है ना, ADEK या DEKA, डेका वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 72 नंबर की, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों यानी कि किडनी में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है?
कितना लीटर रक्त गुजरता है, तो 72 का सी हो जाएगा दोस्तों 170 लीटर। कितना? 170 लीटर। और साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे कि वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो 73 का आपको देखिए डी हो जाएगा आपको उपर्युक्त सभी, एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण, ये तीनों की जो है आपको गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। 73 का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर के, यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 74 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वस्तु गतिकी के सिद्धांत पर कार्य कौन करती है? तो 75 का डी हो जाएगा आपको स्टीम आयरन। ठीक है, स्टीम आयरन जो है आपको वस्तु गतिकी, उष्मा गतिकी के सिद्धांत पर काम करती है ये वस्तु। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ साथ दोस्तों आज मैंने ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों इसको आप लोग रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और इसके बाद वॉल्यूम 2 भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच, और मैं कंटिन्यू अभी ज्ञान बिंदु का करूँगा, 5 सेट उसमें लगा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।